लगे रहो मुन्ना भाई मूवी में एक सीन आता है जिसमें एक पंडित ने भविष्यवाणी की होती है कि अगर इस लड़की की शादी लड़के के साथ हो जाती है तो कुछ ही दिनों में लड़का मर जाएगा। और तभी मुन्ना भाई आते हैं और बंदूक की नोक पे पंडित से पूछते हैं कि बताओ कि अगले 2 मिनट में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बिल्कुल इसी तरह बॉलीवुड मूवीज ने भारत की सबसे खूबसूरत विद्या का मजाक ऐसे बनाया है जैसे उसे कभी वो ढोंग दिखा के पैसा कमाते हैं, उसे या डर दिखा के, या कभी कॉमेडी में तब्दील कर देते हैं। इसे मैं ज्योतिष विद्या की बदकिस्मती समझता हूँ जो हम ही लोगों की वजह से है। हम वो भारतीय होने चाहिए थे जो पुरानी ग्रंथों को एक गुरु के रूप में मानते हैं। हमें पता है कि जो हमें गुरु से शिक्षा मिलेगी वो यकीनन इंसान के हित के लिए ही होगी। इसी तरह से ऋषियों मुनियों ने हजारों लाखों साल तपस्या करने के बाद हमें ज्योतिष विद्या दी थी ताकि इंसान अपने जीवन का सही मार्गदर्शन कर सके। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब ये ज्योतिष विद्या उनके पास थी तो उन्होंने इसे कैसे देखा। अगर आपने महाभारत ठीक से देखी होगी तो उसमें महर्षि वेदव्यास जी थे जिनके पिता का नाम महर्षि पराशर जी था। वही थे फादर ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। महाभारत होने से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी को एक एक बात का ज्ञात था, इसीलिए फिर भी उन्होंने वही चुना जो होना था। आप सोचो कोई ऐसा जिनके पिता जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता माने जाते हैं और खुद महर्षि हैं, क्या उन्हें नहीं पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है। उनको सब कुछ पता था, इसलिए वे ठीक महाभारत होने से पहले हस्तिनापुर आते हैं और अपनी माता और पत्नियों के साथ यानी अंबिका और अंबालिका के साथ वहां से चले जाते हैं और जाते जाते चेतावनी भी देके जाते हैं कि जो यहाँ पर आगे होने वाला है वो देखना बहुत मुश्किल है। आप ये छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत में ही थे। उन्होंने भी कर्म को ही चुना क्योंकि कर्म सृष्टि का ऐसा नियम है जो टल नहीं सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। इसलिए फल के मुंह में कभी मत बंधना और कर्म कभी छोड़ना मत। भगवान श्री कृष्ण ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि भविष्य को कंट्रोल करना सीखो। उन्होंने कहा है कि भगवान पर भरोसा रखकर सिर्फ आपको अपने वर्तमान को सही तरीके से जीना चाहिए। ये तो सारी पुरानी कथाएं होगी जिसमें हमें पता चला कि पहले के समय में ज्योतिष विद्या को कैसे देखा गया। अब बात आती है कि इस जमाने के लोगों को कैसे ज्योतिष विद्या को देखना चाहिए ताकि उन्हें डर नहीं सही गाइडेंस मिल सके। अब एस्ट्रोलॉजी को एक बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं जो हमें समझ में आती है। आप ये मानो ये जो 9 प्लैनेट्स है, भगवान ने एक एजेंट की तरह इन्हें हायर किया हुआ है जो 24 घंटे हमारे सर के ऊपर घूमते हैं और हमारे एक एक कर्मों का हिसाब लिख रहे हैं। यही वो प्लैनेट्स हैं जो इंसान के हर जीवन के पहलू को एक यूनिक शेप देते हैं। ये हमसे वैसे ही एक्ट करवाते हैं जैसे हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों के हिसाब से एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी गई है। इसे आप ऐसे समझे जैसे मान लो आपने अपने पिछले जन्म में अपने पत्नी के साथ धोखा किया, उसके साथ मारपीट की, तो इस जन्म में आपको ऐसी पत्नी मिलेगी जो आपसे पाई पाई का हिसाब लेगी। और यही डिसाइड करता है कि आप इस जन्म में आप अपने कर्मों के हिसाब से कि डॉक्टर बनेंगे या वकील बनेंगे। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप ज्योतिषी भी बन सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अगर हम साइंटिफिक सोच से देखना चाहें तो नासा और क्रोनोबायोलॉजिकल की स्टडीज भी यही कहती हैं कि ये जो सेलेस्टियल साइकिल है यानी कि सन मून रिदम्स चल रहे हैं, ये ह्यूमन इमोशंस, स्लीप और डिसीजन मेकिंग पर असर डालते हैं, जिसे साइंस इन्फ्लुएंस कहती है, पर ज्योतिष इसे ग्रहों का प्रभाव कहता है। यानी कि नाम अलग काम वही। अब एस्ट्रोलॉजी का कोर पर्पस क्या था जो लोग आजकल के भूल चुके हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बार बार कहा है कि अपने कर्मों को ऐसे समझकर करो कि आपकी मुसीबतें कम हो सके या फिर आपको मुसीबत के साथ लड़ने की शक्ति मिल सके। इसको थोड़ा और आसान भाषा में जानने के लिए मैं 9 प्लैनेट्स को डिकोड करूंगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्लैनेट्स असल में हमसे चाहते क्या हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि प्लैनेट के अकॉर्डिंग एक्ट करना ही सबसे बड़ी रेमेडी है, फिर आपको किसी भी ढोंगी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य प्लैनेट की। भगवान ने जो हमें शरीर दिया हुआ है उसके अंदर जो आत्मा है ये रिप्रेजेंट करती है सूर्य प्लैनेट को। वो सूर्य ही आपका कैरेक्टर है। आप अपनी जिंदगी में चमकेंगे या नहीं चमकेंगे ये डिसाइड करता है आपका कैरेक्टर। इसे आप ऐसे समझे जैसे किसी फिल्म का मेन कैरेक्टर पूरी कहानी को शेप देता है, ऐसे ही आपका कैरेक्टर आपकी पूरी जिंदगी की स्टोरी को लिखता है। अगर आप अपने कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हो तो आप ब्रूस ली के इस कोट से पता लगा सकते हैं, द कैरेक्टर ऑफ अ मैन इज नॉट व्हाट ही शोज टू द वर्ल्ड बट व्हाट ही स्टैंड्स फॉर व्हेन नो वन इज वाचिंग। आपका कैरेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका कैरेक्टर सही होगा तो आपका सूर्य बिल्कुल सही रहेगा आपकी कुंडली में।
सूर्य के बाद बात करते हैं चंद्रमा की यानी कि मून प्लेनेट की। आपने सुना होगा जिसने मन पे विजय पा लिया उसने जगत पर विजय पा लिया। मन रिप्रेजेंट करता है आपके मून को और यही सबसे ज्यादा कठिन काम है। मन पे काबू पाने के लिए सिर्फ दो बातों की जरूरत होती है, एक होती है लेट गो वाली फीलिंग और दूसरी होती है सैक्रिफाइस। और आपका सैक्रिफाइस ऐसे होना चाहिए जैसे किसी माँ की तरह जो अपने बच्चे के लिए किसी भी चीज का सैक्रिफाइस करने को तैयार होती है। इसीलिए माँ को मून से जोड़ा गया है। अगर आपने लेट गो और सैक्रिफाइस की फीलिंग अपने मन में बिठा ली तो आपका दिमाग एक अल्टीमेट पावर की तरह काम करेगा। मून के बाद हम बात करते हैं मार्स के यानी कि मंगल प्लेनेट के। जब भी आप कोई काम करते हो चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो उसमें एक एनर्जी लगती है। यही एनर्जी रिप्रेजेंट करती है मंगल प्लेनेट को। वो एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी आती है फायर से। ये फायर हमारे भीतर भी होती है, फायर से ही पका हुआ खाना हम खाते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर की फायर होती है उसे हमें दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आपका कोई भी काम अगर मंगल होना होता है तो वो अमंगल में तब्दील हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि दिमाग में ज्यादा गर्मी नहीं लानी चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ सकते हैं। मंगल के बाद आती है बारी मरकरी की यानी कि बुध प्लेनेट की। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर जिंदगी में कोई भी काम करना हो तो उसके लिए मन की जरूरत होती है या फिर बुद्धि की? ऑब्वियस सी बात है कि बुद्धि की जरूरत होती है, क्योंकि मन तो कठिन काम को देखकर भागेगा। जब आप अपनी बुद्धि से काम लेते हो तो आप किसी भी काम के फायदे और नुकसान को कैलकुलेट करके उसे जल्द से जल्द खत्म कर देते हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। इसीलिए बुद्धिमान लोग ही जीवन में तरक्की करते हैं। बुध ही वो प्लेनेट है जो इंटेलेक्चुअल और कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपने सुना होगा सॉफ्ट स्पीच विंस हार्ड बैटल्स। इसीलिए कहते हैं जितना आप अपनी भाषा में मिठास लाते जाओगे उतना ऊंचाइयों को छूते जाओगे। कबीर जी भी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। मरकरी के बाद बारी आती है जुपिटर प्लेनेट की। जब आप अपने जीवन की गाड़ी चलाते हो तो उसमें अगर आपको एक सही गाइडेंस मिल जाए तो फर्क नहीं पड़ता, रास्ते में चाहे जितने मर्जी खड्डे हों आप आसानी से निकल जाते हो, क्योंकि उसमें आपको एक सही गाइडेंस मिल रही होती है अपने गुरु से। एक सच्चा गुरु ही जीवन के मुश्किल से मुश्किल नियमों को आसान करके आपके आगे रख देता है। आपका गुरु ही आपका जुपिटर है जो विजडम, नॉलेज और गाइडेंस को रिप्रेजेंट करता है, और यही हमें सिखाते हैं कि जो भी हमने जिंदगी में सीखा है उसे फॉलो भी करना चाहिए। बारी आती है वीनस प्लेनेट की यानी कि शुक्र की। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर उनकी जिंदगी में 10 प्रॉब्लम चल रही हैं उसमें से 7 और 8 तो पैसों से ही खत्म हो जाने वाली होती हैं। पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा आएगा रिलेशनशिप से। अगर आपके अच्छे रिलेशंस होंगे तभी आप एक अच्छा व्यापार चला सकते हो। बिजनेस इज सिंपली रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स के अलावा वेल्थ और आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट भी करता है शुक्र प्लेनेट, इसलिए आपको अपनी वाइफ से बना के रखनी चाहिए। वीनस के बाद आती है बारी शनि की यानी कि सैटर्न, जिससे पूरी दुनिया डरती है। खूब सारे पैसों की प्राप्ति के लिए आपको कोई ना कोई तो कर्म करना ही पड़ेगा। अब वो कोई कर्म अच्छा भी करता है और कोई बुरा भी करता है, और हम आज तक सुनते आए हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब इन सब का लेखा जोखा लिखने के लिए कोई ना कोई तो अकाउंटेंट चाहिए ही, तो एक अकाउंटेंट का काम करते हैं ये शनि मामा यानी कि सैटर्न। क्यों लोग शनि की 7.5 से डरते हैं? क्योंकि अब बारी आ चुकी है हिसाब देने की। सामने बैठा होगा जज और आपकी सुनने वाला कोई है नहीं, वहां सिर्फ आपके कर्म बोले जाएंगे। शनि सिर्फ आपके कर्म देखता है और कुछ नहीं। अगर आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन और हार्ड वर्क पसंद है तो ठीक है, नहीं तो ये फटके मार मार के सिखाता है। शनि के बाद बारी आती है प्लेनेट राहु की, जिससे दुनिया सबसे ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि राहु आपके अंदर ऐसी डिजायर्स को पैदा करेगा जो पूरी होनी या नहीं होनी ये अलग बात है, पर आप उसके पीछे लगकर अपनी पूरी जिंदगी खराब कर सकते हो। ये आपको मटेरियलिस्टिक अनकंट्रोलेबल डिजायर्स देता है जो कभी खत्म होती नहीं है। एक टाइम पर आकर तो आप खुद इनसिक्योर फील करने लग जाते हो जब आपकी डिजायर्स पूरी नहीं होती। फिर बंदा जाकर इल्यूजन और कंफ्यूजन में फंसता है, और इसी का राहु इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि यही उसका काम है। इसीलिए ओशो बोलते हैं ambition is the way to hell, awareness is the door to heaven। हम सब ने सुना है कि अगर अच्छी नीयत हो तो कुछ भी पाया जा सकता है, पर लेकिन सभी लोग इस चीज को फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक लालच ही काफी है आपकी अच्छी नीयत को खत्म करने के लिए, पर लेकिन अगर आप में नेकी का भाव आ जाए तो उल्टा आप लालच को खत्म कर दोगे। बस केतु की यही एक रिक्वायरमेंट है। केतु एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है जो आपको जिंदगी में हार कर भी ऐसा मजा दे देगी जितना कि सामने वाले की जीत में भी उसको नहीं आ रहा होगा। गांधी जी भी कहते हैं अर्थ प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। केतु सिर्फ आपसे एक प्योर इंटेंशन चाहता है और कुछ नहीं। हमने सभी 9 प्लैनेट्स को पढ़ा और देखा कि कैसे ये अपना रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में। हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जब तक हम प्लैनेट के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करेंगे
तब तक हम अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी लाइफ में यही नहीं समझ पाएंगे कि उनकी सिचुएशन क्या चल रही है और उन्हें ऐसे में क्या करना चाहिए। ज्योतिष विद्या बुध प्लेनेट की तरह हमारे जीवन की हर एक सिचुएशन को कैलकुलेट करके हमें ये बता सकती है कि हमें किस समय क्या रिएक्ट करना चाहिए और हमें कौन सी डायरेक्शन को चूज करना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब।